सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं सर कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने। 94 में जब जॉब मिली और सर्वे करने जाते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। और जब वहाँ गया और बेल बजाया तो कुत्ते भौंकते भौंकते आए, ऐसे लगा कि कुत्ता छाती पे चढ़ जाएगा। एक सपेरे की कहानी आपको बताऊं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पार्क में जाके पहले वहाँ पे पानी था, दोपहर का टाइम था, मैंने अपना मुंह धोया, काफ़ी रोया। नमस्कार, प्रणाम। द मीडिया वाला एक्सप्रेस में प्रियांशु झा के साथ आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं एओन मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में। आज हम बातचीत करेंगे यहाँ के फाउंडर डायरेक्टर से जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और युवाओं के लिए बातचीत करेंगे कि युवाओं को वो कैसे प्रेरित करते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो आइए बातचीत करते हैं। तो हम जिनकी बात कर रहे थे वो अब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। तो सर, आज की युवा जानना चाहती है कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने और आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपको लगा कि मेरे बारे में जानना चाहिए। अगर मैं पूरा अपनी 25 साल की जर्नी बताऊं तो बहुत बड़ी जर्नी है। मेरा नाम अनिल झा है और एओन मार्केट रिसर्च का मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं। 2011 में हमने इस कंपनी को लगभग आज से अब ये 22 मार्च 2022 को ये 11 साल की हो जाएगी ये कंपनी जो है। इससे पहले मैं 92-94 में MBA कंप्लीट किया HR स्ट्रीम से, और उसके बाद मैं वैसे बाकी का जो मेरा एजुकेशन है कलकत्ता का रहा है। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएशन का छात्र रहा हूँ। मतलब सर, ये सक्सेस की काफ़ी लंबी जर्नी रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं 11 साल। 2011 मतलब काफ़ी लंबा टाइम होता है। आपने इसको कैसे स्पेंड किया? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं MBA की पढ़ाई की तो उसके बाद एक अंधेरा सा ही लग रहा था कि पता नहीं, जैसे हर एक को लगता है कि पढ़ाई करने के बाद पता नहीं कैसा जॉब मिलेगा, कहीं जॉब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्या पैकेज होगा। इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहा था। और जब मैं कलकत्ता में ही था, ये 94 में जब मैं पास आउट किया तो कुछ दिन तक तो कलकत्ता में कोशिश किया। फिर मुझे एक सीमेंट फैक्ट्री में, उड़ीसा सीमेंट करके एक फैक्ट्री में एक जॉब मिला, मगर घर वालों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि सीमेंट की फैक्ट्री में जाने से हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस ऑफ़र को मैंने नहीं लिया और फिर मैं दिल्ली आया। और दिल्ली आके गैलप ऑर्गेनाइजेशन करके एक अमेरिकन कंपनी है, वहाँ पे मैं सर्वे करने का काम शुरू किया। जो सर्वे का काम जब मैं शुरू किया तो ऐसा था कि मुझे परमानेंट नौकरी नहीं मिली थी। मुझे ऐसा मिला कि मुझे पर सर्वे 25 रुपये दिए जाएंगे, और वहाँ से शुरू करके और ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे मैं बाद में वहाँ पे काफ़ी सीनियर पोजीशन पे गया। 10 साल तक वहाँ काम किया। फिर एक अमेरिकन दूसरी कंपनी मार्केट प्रोब है, वहाँ पे मैंने लगभग 6 साल काम किया, और वहाँ भी 6 साल काम करके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जब मैं था, वहाँ से फिर मैं अपने आप को रेजिग्नेशन दिया 2011 में। और हमें लगा कि मार्केट रिसर्च की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है। 16 साल नौकरी करने के बाद 2011 में मैंने मार्केट रिसर्च कंपनी इस्टेब्लिश किया, एओन मार्केट रिसर्च करके। और मुझे खुशी है कि पिछले 11 साल अब होने जा रहा है, और पिछले 11 साल के अंदर में हम ऐसे मुकाम पे हैं कि इंडिया की मार्केट रिसर्च की सबसे बड़ी कंपनी है। आज एओन मार्केट रिसर्च ये पहली कंपनी है जिसका कि ऑफिस इंडिया के 20 शहरों में है, और ये पहली कंपनी है जिसने 1000 से ज़्यादा मार्केट रिसर्च में 1137 एम्प्लॉई फुल टाइम, और उसके अलावा लगभग 2000 एम्प्लॉई फ्रीलांसर के रूप में, तो लगभग 3000 लोग यहाँ पे काम करते हैं। ऐसा मुकाम हमने हासिल किया। अच्छा सर, ये आपने 25 रुपये वाली जो बताई, 25 रुपये आपको मिलते थे, क्या उस जर्नी को कुछ आप विस्तार में बताएंगे कि वो क्या जर्नी होती थी? कहीं पर आप हताश हुए या कहीं जाते थे तो आपको 25 रुपये दिए जाते थे पर सर्वे का? सर, ये स्टोरी मैं जानना चाहूँगा, आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे इसको? देखिए, हर एक आदमी का, मैं ही क्यों, कोई भी अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो या अपने लाइफ में सक्सेसफुल प्रोफेशनल हो तो लोग उसके सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है। इस बात को कई दफ़ा लोग समझते नहीं हैं।
लोगों को लगता है कि अनिल जी आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, बट इसके पीछे और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के अंदर, हर एक के पीछे आपने देखिए, आप हम गौरव से कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री हैं, उनका स्ट्रगल देखिए, वो चाय बेचते थे। तो हर एक सक्सेसफुल लोगों के लिए अगर उनके पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी मेहनत के साथ साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और मेरे साथ भी वैसा हुआ, कई दफ़ा ऐसा लगा कि पता नहीं इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और वो भी ईमानदारी के साथ पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी 94 में जब जॉब मिली और सर्वे करने जाते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। प्रियांशु, एक स्टोरी आपको बताऊंगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और काफ़ी, मैं जब मौका मिलता है अपने बच्चों को भी बताता हूँ। जब मुझे पहली जॉब मिली जिसमें कि मुझे NIIT के छात्रों को जाके सर्वे करना था, उनके घर घर जाके सर्वे करना था, तो जब पहला सर्वे, अपने ज़िंदगी का जो पहला सर्वे किया वो नारायणा विहार था दिल्ली में, और जब वहाँ गया और बेल बजाया तो कुत्ते भौंकते भौंकते आए, ऐसे लगा कि कुत्ता छाती पे चढ़ जाएगा। तो ये पहला अनुभव था। वहाँ सर्वे कर लिया, जिन बच्ची को सर्वे करना था सर्वे कर लिया। उसके बाद जब पश्चिम विहार जाके मुझे दूसरा सर्वे करना था, और जब मैं सर्वे करने के लिए वहाँ गया तो मुझे एड्रेस मिल नहीं पा रहा था, मैं ढूंढ रहा था, और काफ़ी धूप थी दिल्ली में उस टाइम, तो बहुत पॉल्यूशन भी हुआ करता था। अगर आप चेहरे पे धूप के बाद ऐसे निहारते तो आपको काला काला दिख जाता था। मैं जब वो ढूंढ रहा था पश्चिम बिहार में रास्ता, तो मुझे दिखा कि एक सामने से एक सपेरा बाबा आ रहे हैं, और वो ऐसे मुझे बुला, अरे बालक, तुम जिसकी तलाश में हो तुमको मिलने वाला है, कहाँ भटक रहे हो। मतलब ये एक कोइंसिडेंस हो गया कि आप हताश घूम रहे थे, एक तो पहले कुत्ते ने आपके ऊपर भौंका, उसके बाद मतलब एक दिमाग में चल रहा था कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं ये सब कर रहा हूँ, उसी दौरान आपको एक बाबा मिल गए जो कि आपको लगा कोइंसिडेंस है कि हाँ ये मेरे लिए आया होगा, तो चलो इनसे कुछ देखते हैं। तो क्या आप बाबा के पास गए बातचीत करने के लिए? कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि जो सपेरा वाला बाबा है जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे जिंदगी से मिलता जुलता कर रहे हैं। मुझे लगा अरे ये तो सब कुछ मेरे से मिलता जुलता है। मतलब आपने उनसे बातचीत भी करी? उन्होंने जब बोला कि बालक मैं तुम्हारे लिए, मतलब यहाँ पे जो आपने बताया आपको बालक करके उन्होंने पुकारा, तो आप गए बातचीत करने? इनफैक्ट बातचीत ही नहीं करी, मुझे ऐसा लगा उन्होंने मुझे बसीकरण कर लिया। मैं जैसे ही मैं रुका, बोले साइड में आ जाओ, और साइड में लाके फिर वो सपेरा दिखाने लगे और सांप वगैरह को दिखाने लगे पिटारे से। बोले कि तुम एक बहुत तरक्की करोगे, थोड़े दिन के लिए संघर्ष है, चिंता मत करो, तुम अपना धैर्य रखो और तुम बहुत तरक्की करोगे। फिर मैंने बोला ठीक है, अब क्या। हालांकि बाबा की बात सच हो गई, लेकिन आप स्टोरी बताएं, बाबा की बात मुझे सच दिखती नजर आ रही है। नहीं, बाबा की बात सच हो गई, ये बात सही है, मगर हुआ क्या कि वो बाबा, फिर जब ये सब बातें हुई, फिर मैं बोला कि बाबा मैं चलूँ, मुझे एड्रेस ढूंढ के सर्वे करना था। तो बाबा बोले कि आप एक काम करो, कुछ पैसा इनको दूध लावा खाने के लिए नाग जी को दे दो। तो मेरे पास, मुझे याद है कि मुझे घर से करीब 3,000 रुपये, कलकत्ता से मैं चला था तो मुझे घर से 3,000 रुपया मिला था कि जब आप दिल्ली जाओगे तो 2-3 महीना 4 महीना जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खर्चा लेके जाओ। और वो पैसा मेरे पॉकेट, जो पैंट का जो चौड़ा पॉकेट बोलते हैं जिसको, अंदर का पॉकेट, उसमें करीब 2700 रुपया रखा हुआ था। और मुझे ऐसे ही याद है कि 70 रुपया, 10-10 रुपये के 10 नोट, 7 नोट मेरे ऊपर में रखा हुआ था। तो 70 रुपये में से मैं 10 रुपया निकाला, उस टाइम का 10 रुपये कमाया हुआ तो अपना था नहीं, तो मेहनत कर ही रहे थे, तो 10 रुपये लेके दे दिया। जब 10 रुपये लेके दे दिया तो बोले ठीक है। मतलब ये तब की बात बता रहे हैं जब आपको सर्वे से भी पैसे नहीं आते थे, ये कोई आमदनी नहीं थी, जस्ट आप आए ही थे नई दिल्ली? पहला दिन था मेरे जॉब का, वो पहला दिन था, सर्वे का वो पहला दिन था। तो मैंने बताया कि पहला सर्वे मैंने नारायणा विहार में किया, दूसरे सर्वे के लिए जा रहे थे, और जब 10 रुपये दे दिए तो बोले कि ये काम करो बालक, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं इसको स्पर्श कर दो, नाग बाबा से इसको स्पर्श करके फिर ले जाओ तो तुमको तरक्की होगा। तो मुझे लगा ये कैसे बात कहते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे थोड़ा मैं डरने लगा धीरे धीरे। फिर मैं बाकी के 60 रुपये निकाले और उनके पिटारा में, उन्होंने कहा डाल दो, मैंने पिटारा में डाल दिया। मैंने बोला अब बाबा दे दो। अब जब मैं मांगने लगा बाकी का पैसा तो उस तरह से एक्टिंग करते थे कि जो नाग बाबा था बिल्कुल फन काटने लगता था। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि नाग बाबा देना नहीं चाहते हैं, तो मैं थोड़ा और डर गया। तो मुझे लगा, मुझे अंदर से पता था कि 2700 रुपये मेरे अंदर में भी है,
और अगर मैं ज़्यादा यहाँ बहस करूँ तो ऐसा ना हो कि बाकी का पैसा भी निकलवा ले। तो मैंने ऐसे अपने आप को एक्टिंग किया कि इनको नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे पास और भी पैसा है। तो मैंने बोला कि बाबा कम से कम किराया के लिए तो दे दो। मगर फिर भी वो देने के मूड में थे नहीं और नहीं दिए। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ से अच्छी बात यह है कि घसकंतम कुशलम भवेत, मैं यहाँ से खिसक लूँ, इसी में फ़ायदा है। फिर मैं वहाँ से चला गया, बगल के पार्क में गया। पार्क में जाके पहले वहाँ पे पानी था, दोपहर का टाइम था, मैंने अपना मुंह धोया, काफ़ी रोया, मेरे आंखों से आंसू कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, काफ़ी रोया। फिर अपने आप को तसल्ली दिया कि नहीं अनिल, कोई बात नहीं, संघर्ष करके अगर काम करेंगे और अगर सफलता फ्यूचर में मिलेगी तो मैं अपना सक्सेस स्टोरी किसी को बता सकता हूँ। और अगर किसी के पैरवी से या इजी आसानी से कोई कुछ मिल जाएगा तो उसका अहमियत नहीं है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया और फिर आगे बढ़ा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार स्ट्रगल के दौरान आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे और कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे सर को सपेड़ा बाबा मिले। हालांकि बाबा की बात सच होती दिख रही है, सर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन ये बाबा की बातें नहीं, ये सर की मेहनत है जो आप सबों को हम दिखाना चाहते हैं। तो सर, आप युवा को क्या बताना चाहते हैं, आज के युवा को? जैसे मैंने सुना है कि आप IIM के युवाओं को भी मोटिवेट करते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, या जो बोलने आप बताते हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए। तो आप, हमारी युवा आपको देख रही है, आप उनको बताएं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए। ये काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो सबसे पहले सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा, अपने जो संस्कृति है, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त ही माता पिता सपना देखने लगते हैं कि बच्चे को मुझे IAS बनाना है, IPS बनाना है, मुझे डॉक्टर बनाना है, मुझे इंजीनियर बनाना है, मुझे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनाना है। मगर सबसे पहले मेरा पेरेंट्स के लिए भी, अभिभावक के लिए और तमाम युवा साथियों के लिए मेरा सबसे पहला जो मैसेज होगा वो ये होगा कि हम कुछ भी बने, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। इंसान अगर आप अच्छे बन गए और अगर आपकी इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन, ये 3 वैल्यूज है। इंटीग्रिटी मतलब विश्वसनीयता, हम ऐसा काम करें कि लोग हमें बिलीव करें, हमें विश्वास करें, हम ईमानदारी पूर्वक काम करें। ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, अगर हम अपने ग्राहक के साथ काम कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। और इनोवेशन, ऐसा नहीं कि हम जो आज कर रहे हैं वही हम सालों साल करें। हम सब समय इन बात को सोचें कि आज हम अगर ये कर रहे हैं तो कल क्या बेहतर कर सकते हैं, आज से बेहतर कल क्या कर सकते हैं। और सक्सेस होने के लिए ये 3 वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ें। और जो 2 इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, एक है कि मेहनत का, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और दूसरा पेशेंस। आदमी बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। अगर मैं हिम्मत हार गया होता 25 साल पहले, लाइफ के दौरान कई दफ़ा, इस 25 साल के अंदर कई दफ़ा कई तरह के स्ट्रगल आए, बट मुझे ईश्वर पे पूरी आस्था है, भगवान पे पूरी आस्था है। आप देखिए, मैंने भगवान को यहाँ पे सेज रखा है और मैं इनकी पूजा करता हूँ, इन पे पूरा आस्था रखता हूँ। और ईश्वर पे अगर आस्था रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, ईमानदार होंगे और मेहनत करेंगे तो आपको सफलता आपकी चरण छुएगी। तो सर, ये आपका सुझाव है युवाओं के लिए, लेकिन मैंने सुना है कि आपने एक NGO भी शुरू किया है जिसमें आपका रुझान समाज सेवा की तरफ रहा है। आप काफ़ी समाज सेवाओं में, मैंने सुना है कि आप समाज सेवा करते हैं। आपने अब एक NGO भी खोला है। सर, उस NGO के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? अच्छा, लगता है आप काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन मेरे बारे में करके आए हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ। सर, होमवर्क हमें भी करना पड़ता है। आपसे बातचीत करने से पहले हम सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आए हैं। तो सर, आप प्लीज़ शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, क्या है कि हर एक इंसान को, मेरा मानना है, हम 60 साल में लोग रिटायरमेंट लेते हैं। मैंने अपने ज़िंदगी को 3 भागों में बांटा है। मेरा मानना है कि ज़िंदगी का जो पहला 25 साल होता है, वो 25 साल जो होता है आपको शिक्षा दीक्षा के लिए होता है। आपको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। शुरुआत के 25 साल अपने आप को उस लायक बनाएं कि आप अपने आप को आगे अच्छे से मजबूती के साथ आ सकें। जो दूसरा 25 साल है, मतलब 25 साल के बाद से 25 से 50 तक का जो समय है, उसमें घर गृहस्थी, आपको जो भी जिम्मेदारी है,
एक बेटा के नाते, एक पति के नाते, एक भाई के नाते, एक पिता के नाते आप सारी जिम्मेदारी 25 से 25 साल में पूरा करें। ये मैंने अपने आप को ठान रखा है कि नहीं, बाकी का 25 साल समाज के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। और इसी को देखते हुए मानवता फाउंडेशन एक ट्रस्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले खोला है, और उस ट्रस्ट का जो विजन है वो बहुत क्लियर है। उसका विजन है कि बच्चों के लिए काम करना है, बच्चों के अंदर में ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे डेवलप हो। आज की डेट में देखिए हमारी संस्कार खोती जा रही है। इवन स्कूल के करिकुलम में भी हम संस्कार को बढ़ावा दें, हमारे बच्चों में वैल्यू आए, आदर्श आए। आज लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000 के लिए एक दूसरे को लोग खून कर देते हैं। वो थोड़े देर के लिए नहीं सोचते हैं कि अगर मैं किसी को खून कर रहा हूँ तो उसके परिवार पे उसका क्या असर पड़ेगा। अगर ह्यूमन वैल्यू सिस्टम डेवलप रहता है, संवेदना अगर होती है, संस्कार अगर होता है, तो हम ऐसा करना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं चाहेंगे। तो ह्यूमन वैल्यूज़ का जो कोर्स है, एक हमारी जो मानवता फाउंडेशन है बच्चों के लिए कर रही है, जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि किस तरह से वैल्यू सिस्टम्स को पढ़ें। सर, आप समाज की जो कमियां हैं, जो एक बच्चा पैदा होता है और जैसा कि आपने बताया कि बड़ा हो जाता है, तो उन सब में जो संस्कार गैदर करता है या जो कमियां रह जाती है, उन कमियों को पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं मानवता फाउंडेशन के थ्रू, और उस कमी को मानवता फाउंडेशन पूरा करेगी, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं ह्यूमन वैल्यूज़ बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, उसी तरह से आप देखिए आज का जो जनरेशन है, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे आपको नशा से लिप्त हो जाते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, दारू पीना शुरू करते हैं। मेरा मानना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अगर लगता है पीना है कभी कभार, ठीक है, बट उसका एक एज होना चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो दूसरा बच्चे के बाद जो दूसरी साइकिल है, जो दूसरा स्टेज होता है किसी भी मानव के लिए, वो होता है युवा वाला। तो अगर मानवता फाउंडेशन ये चाह रही है कि युवा वर्गों को किस तरह से हम मेंटोर करें कि उनमें नशा के प्रति जागरूकता कम हो, उनको जागरूक करके नशा के प्रति उनको हम समझाएं कि नशा कितना हानिकारक है, और साथ साथ उनको अनुशासन और व्यावहारिकता, चरित्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। उन सब चीज़ों पे उनको हम तालीम दें, मानवता फाउंडेशन ये कर रही है। अब बताइए, उसके बाद जो युवा के बाद का जो आपका जो गृहस्थी का आश्रम होता है, जब आप मिडिल एज में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप माता पिता के लिए खड़े हों। जब हम बचपन में होते हैं तो कितने दफ़ा ऐसा होता है कि हम पेशाब हो, पोटी हो, मम्मी पापा के गोद में करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे मम्मी पापा अपने बच्चों को बचपन में इस तरह के हरकतों के लिए किसी तरह के दंड देते हैं। बट वही बेटा जब बड़ा हो जाता है और वही पिता जब वृद्धा हो जाता है, और जब उनको बेटे की ज़रूरत पड़ती है, कभी उन्होंने अगर पेशाब कर दिया वृद्धावस्था में, अगर उन्होंने पोटी कर दिया, तो हमारी जो मनोवृत्ति होती है, हम अपना धीरज खो देते हैं और हम चाहते हैं कि पता नहीं, इसको एक अवसर के रूप में नहीं लेके, एक कर्तव्य के रूप में नहीं लेके, एक धर्म के रूप में नहीं लेके, हम ढूंढते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से मुसीबत आ गया, और हम वृद्धा आश्रम की तलाश करते हैं, हम केयर गिवर की तलाश करते हैं। और अगर 3-4 भाई हैं तो हम आपस में उलझ जाते हैं कि मम्मी पापा को 2 महीना कौन रखेगा, अगला 2 महीना किसके पास जाएगा, इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो इन सब चीज़ों पे मानवता फाउंडेशन का है कि ज़िंदगी के हर एक स्टेज के लिए मानवता फाउंडेशन जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेगी, ताकि आने वाले दिन में जो अपना समाज है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, काफ़ी सकारात्मक रहे। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि मानवता फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम है, मतलब कि जो मानवता विलुप्त हो गई है उस मानवता को वापस कैसे लाया जाए, सर उस पर काम कर रहे हैं। मानवता फाउंडेशन उस पर काम कर रही है, यही कहना चाहते हैं सर आप? बिल्कुल। तो देखिए, मैंने जैसे कहा, आपको शुरुआत में ही कहा कि एक सक्सेसफुल प्रोफेशन में हम सक्सेसफुल हों, अच्छी बात है, बट एक व्यक्ति के नाते आप बताइए कितने पुण्य करने के बाद मनुष्य की योनि में जन्म होता है। और अगर इस अवसर को हम एक अच्छे काम करके अपने आप को साबित नहीं करें, कहते हैं ना, कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए
जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आदमी को अवसर लेके तरह तरह की समाज का काम करना चाहिए। ऐसा काम करे कि जब यहाँ से वो विदा ले, अपनी ज़िंदगी से जब विदा ले तो हंसते हंसते विदा ले, और इस संतुष्टि के साथ विदा ले कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नेक काम किया है। मतलब कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि जब आप पैदा होते हो तो लोग खुश होते हैं और आप रोते हुए पैदा होते हो, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा हासिल करो, लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि सारा जग रोए और आप हंसते हुए ऊपर जाओ। तब तक के लिए देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।